हे गाइस, स्टार गॉड की इस न्यू वीडियो में आपका मंचल डनिबा को तुम्हें स्वागत है। तो हम कंटिन्यू करें सीजन 7 जो कि नेक्स्ट वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आर्क है टावर ऑफ गॉड की सीरीज के अंदर। चल लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे फक स्लेयर्स और एल्डर आपस में लड़ रहे हैं, जहाँ सभी के अपने अलग अलग मोटिव है, लेकिन एल्डर कुछ अलग ही करनी सोच रहे हैं क्योंकि वो किसी फ्यूचर बैटल की प्रिपरेशन कर रहे थे। जहाँ यामा ने अपने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया उनको रोकने के लिए, वही बैम को फाइनली परमिशन मिल गई थी अपने थ्रोन को यूज करने की, जहाँ पे उसके एक मास्टर जिन्होंने उनको मार्शल आर्ट सिखाया उसके प्योरेस्ट फॉर्म में, उन्होंने वर्दी बताया था यानी कि योग्य बताया था बैम को उस पावर को सीख करने के लिए जो कि उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाएगी इस टावर गॉड के वर्ल्ड में। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में आगे बने रहे। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं बैम को अपने थ्रोन को एक्टिवेट करते हुए, जिसकी प्रेजेंस सभी को तुरंत पता लग जाती है थ्रू आउट द बैटलफील्ड। और यहाँ पे बैम नहीं रुकता, हम देखते हैं लेवल 2 का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो रेड थाइसा की शीट बनी थी वो भी एक अलग ही लेवल पे चली जाती है, जैसा कि अभी तक कैन लुक कर रहे थे। जब गार्डो जो कि इस प्रेजेंट मूवमेंट पे बैम का ओपोनेंट था, वो काफी क्लोजली इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर समझ जाता है कि देखने में चाहे क्रेजर अलग क्यों ना हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल कैनिन के लोगों जैसा ही है। और वो भी और चीज इसके बारे में एनालाइज कर ही पाता। हम देखते बैम को इसका यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करते हुए, जिसको रोकना काफी मुश्किल था गार्डो के लिए भी। और फाइनली हम देखते हैं कि उसे एक स्क्रैच भी लगता है, यानी कि उसका पैर जो कि अलग ही लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन में था वो भी वोंडेड हो जाता है। और गार्डो को ये चीज समझ में देनी लगती कि अगर बैम को गलती से भी आइडिया लग गया कि चीज को कैसे ढंग से यूज करना है, क्योंकि बैम ने कहा था पहली बार इसे यूज कर रहा है, तो गार्डो यहाँ पे मारा भी जा सकता है। जिसकी वजह से गार्डो डिसाइड करता है कि फाइनली अपनी पूरी बार का यूज करके वो बैम को ही खत्म कर देगा। लेकिन उसका अपोनेंट अब बदल चुका था, यानी कि हम देखते कैंजन को एकदम से आते हुए, जो कि गार्डो को उसके पैरों से पकड़ के उसे टैकल कर लेता है। जहाँ गार्डो सरप्राइज जाता है और पूछता है क्यों ना तुम क्या करने की सोच रहे हो। ना कैंजन उसे जवाब में देता है कि कैसे तुमने आज तक सारे मैच जीते जो हमारे बीच में हुए हैं, लेकिन आज मुझे तुम्हारी वीकनेस पता लग गई। जहाँ पे कैंजन रिवील करता है कि तुम्हारे पैरों में चोट लगी है जो कि भी ट्रांसफॉर्म्ड है, और इसीलिए तुम हेल्पलेस हो एक तरीके से कुछ 1-2 मिनट के लिए। और इससे पहले कि तुम उसे ठीक करो, तुम्हारे जो ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा वीक हो जाएगा। और इन्हीं पावर की वजह से ही आज से पहले तुम इतने ज्यादा फास्ट थे कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाता था बैटल के अंदर, लेकिन अब वो पॉसिबल है। और साथ ही कैंजन यहाँ पे बैम को कहता है कि अपनी उसी पावर का यूज करो वापस से जो तुमने पहले बैरियर को हटाने के लिए किया था, यानी कि जो डूम के आसपास बैरियर था। जहाँ पे कैंजन को भी पता था कि शायद वो एक सिंगल अटैक गार्डो के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस तो ना हो, लेकिन वो टाइम दिया कैंजन को कुछ फिगर आउट करने के लिए इस बैटल में गार्डो को हराने में। जब बैम इस बात सुन के तुरंत रिएक्ट करता है और हम देखते उसे यूज करते उसके शिनशू ब्लैक होल स्फीयर को, जिससे वो गार्डो को हिट करता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार जो उसका ब्लैक होल शिनशू स्फीयर था वो काफी डिफरेंट था उसके पहले के अटैक से। और इतना ही नहीं, बैम यहाँ पे इस चीज को मैनिफेस्ट भी काफी डिफरेंट तरीके से करता है, जहाँ हम देखते हैं उसे एक तरीके का एरो को शूट करते हुए जैसे कि एल्डर यूज कर रहा था अभी तक। और बैम के इस अटैक का रिजल्ट ये था कि गार्डो अपना एक पैर गवा देता है, जो सभी को और भी ज्यादा सरप्राइज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यामा और एल्डर की बैटल में हम देखते हैं यामा को अपनी बॉडी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने के बाद भी लेवल अप करते हुए, जहां उसके लेफ्ट आर्म के बाद उसके राइट आर्म की बारी थी। तो यामा के थॉट्स कुछ ऐसे थे जहाँ उसे पता था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये काफी ज्यादा पेनफुल है, यहाँ तक कि उसके लिए भी, लेकिन जो पेन उसे होता है वो उसका यूज करता है एज अ फ्यूल ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। और उसे शुरुआत से पता था कि कैसे उसके लिए सबसे मुश्किल चीज ये है कि अपने पावर को शेयर करे दूसरों के लिए, यानी कैनिन कम्युनिटी के साथ, जैसा कि डूम किया करता था। और देखा जाता है इस सेंस में दोनों ही ठीक अपोजिट है। लेकिन अगर यामा की माने तो उसे कभी जलन नहीं थी डूम से इस खास चीज को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि शायद वो अपनी पावर को शेयर ना कर सके, लेकिन वो किसी का एडवांटेज तो नहीं लेता और ना ही वह दूसरों के भरोसे खुद को कमजोर करता है। और यामा यहाँ पे एल्डर को भी यही कहता है कि उसकी जो पावर है वही उसे कंप्लीट बनाते एक तरीके से, जहाँ उसके ट्रांसफॉर्मेशन को भी होते हुए देखते हैं। वही इसी बीच हम देखते हैं एल्डर को अपने गाइड को कॉन्टेक्ट करते हुए, जहाँ पे वो अभी वाइट का सामना कर रही थी, जहाँ वो भी काफी सरप्राइज आती है कि खेल एलम्बला से अभी क्यों कांटेक्ट कर रहा है इस बैटल के बीच में। जहाँ पे हमें पता लगता है कि एल्डर कहता है कि वो अपने प्लान्स में अब चेंज कर रहे हैं, और एल्डर का ये प्लान था कि वो यामा को अपनी पावर से एइना में भेजने वाला है। जहाँ हम देखते हैं यामा को जो कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन कर ही रहा था,
वही एल्डर अपने तर्क से एक और बाण निकालता है जहाँ पे वो यामा की तारीफ तो कर रहा था, तुम सही में काफी इम्प्रेसिव हो और ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है। और एल्डर की तारीफ यही नहीं रुकती, वो यामा को यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन स्लेयर से भी कंपेयर कर देता है जो कि एंशिएंट टाइम से थे और अलग ही लेवल के थे, जिन्होंने खुद फैमिली लीडर से भी फाइट की थी। जब यामा एकदम से अपनी ऐसी तारीफें सुनकर कंफ्यूज जाता और पूछता भी यही सेम चीज है कि एकदम से ऐसा क्या बदल गया। जहाँ एल्डर का कहना था कि मुझे लगता है तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें कहीं और भेजने के लिए कह रही है मुझे, या ऐसा को वो जगह जहाँ तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब यामा इन सब चीजों से कोई सेंस बना पाता, हम देखते एल्डर को उस जगह की बात करते हुए जहाँ पे वो यामा को भेजने वाले हैं। जब उसे पूछते हैं क्या तुम्हें वॉल बिल्ड इन द एरिया ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बारे में पता है। जब यामा इस बड़ी सी दीवार के बारे में सुन के कहता है कि हाँ मैंने सुना तो था कि एक ऐसी दीवार थी, इसको तब बनाया गया था जब जहाद और उसके दुश्मनों के बीच में जो युद्ध थी उसकी समाप्ति हुई थी, यानी कि जेनेसिस के बाद। जब एल्डर कहते हैं बिल्कुल सही, तुमने ठीक चीज का सुना है, लेकिन शायद तुम्हें पता ना हो कि वो एक तरीके का सिंबल था जो कि इस वॉर के एंड को दर्शाता था और शांति को जो कि इस युद्ध के बाद समाप्त हुई थी। लेकिन वो वॉर इतनी सिंपल सी चीज नहीं है। किंग जहाद के जो अपोनेंट्स थे उसमें फर्क भी था, जिन्होंने अपने इस वॉर हीरोज को उसके अंदर सील किया था, यानी कि वो लोग जो कि उस समय पर किंग जहाद की सेना से लड़े थे, वो पावरफुल स्लेयर या फिर वो हीरोज। और एल्डर बताते हैं कि मैं किसी तरीके की वॉर नहीं लड़ना चाहता और जीतना चाहता अपने मन की वजह से, बल्कि मैं तो जो अफरा तफरी और हलचल मचने वाले पूरे टावर में उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो युद्ध है वो तो होकर रहेगा और उसके वजह से उन सभी की वो इटर्नल नींद भी खराब होने वाली है जो कि इस वॉर के अंदर सो रहे हैं उतने लंबे समय से उस युद्ध के समाप्त होने के बाद। और मैं बस अपने उन पुराने दोस्तों को जो कि कभी मेरे साथ थे और उस युद्ध में लड़े थे, उनको शांति वापस से प्रदान करना चाहता हूँ ताकि कोई उनकी नींद खराब ना करे। जहाँ इसी बीच हम देखते हैं एल्डर के गाइड को अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए, यानी कि जो प्लान उसने थोड़ी देर पहले बताया था एल्डर के सुनने पर, और हम देखते हो सारी चीजें एकदम से यामा की तरफ आने लगती हैं जहाँ उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। वही एल्डर अपनी एरो को इस गाइड की पावर के साथ कंबाइन कर देते हैं और छोड़ देते हैं सीधे यामा के ऊपर। जब यामा को एग्जैक्टली तो नहीं पता था कि आखिर ये कंबाइंड पावर क्या करने वाली है या आखिर ये क्यों किया गया एल्डर के द्वारा, लेकिन वो सीधे इसको काउंटर करने के लिए इसकी तरफ बढ़ जाता है। और सरप्राइजिंगली जब वहां से ये ब्यूटीफुल सा अटैक खत्म होता है और दो लड़ते हम आसमान देखते हैं तो वहां पर यामा का नाम और निशान तक नहीं था। और एल्डर के गुड बाय यामा कहने के साथ ही केज का राजा या ऐसा कहे जो यहाँ का किंग था वो यहाँ से जा चुका है। और यहाँ पे इवान कॉल को भी हम देखते हैं जिसे ये चीज नोटिस करने में बिल्कुल भी सेकंड नहीं लगता, जहाँ समझ जाते हैं कि यामा की प्रेजेंस एकदम से कैसे गायब हो गई। वही दूसरी तरफ हमें वापस से वो वॉल दिखाई जाती है, यानी कि एरिया जिसको जाना जाता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के नाम से। और हम देखते हैं कि एल्डर की जो पावर थी वो यामा को यहाँ पर लीड करती है। जिसके आसपास ही हम एक एरिया में एक वॉरशिप से एक वार्निंग के साइन को भी सुनते हैं, जिसका कहना था कि चेयरमैन को वार्निंग है किंग जहाद की तरफ से, जो कि इंचार्ज है इस वॉल का, यानी कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे जो दीवार बनी उसका। और वार्निंग में कहा गया था कि आने वाले 2 दिन के अंदर किंग जहाद की आर्मी की जो स्क्वाड्रन 5 है वो इस वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगी। और ये प्लान खुद किंग जहाद की तरफ से बनाया गया है, उनकी आर्मी को ऑर्डर दिया गया है। और इतना ही नहीं, इस वार्निंग में ये भी कहा गया था कि समय रहते यहाँ के लोगों को इस जगह को खाली करके आते चले जाना चाहिए, यानी कि इस किले को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए अगर वो अपनी सिविलियन की कैजुअलिटीज को कम करना चाहते हैं। जहाँ उस चेयरमैन को भी इस मैसेज को सुनते हुए देखते हैं जो काफी गुस्से में लगे थे और कह रहे थे कि इन बास्टर्ड्स को कोई आइडिया भी नहीं है कि आखिर वॉल किस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है। जब ये फाइनली इंट्रोड्यूस करा जाता है स्क्वाड्रन 5 की कंपनी कमांडर को भी, जिसका नाम था खेलर, जिसका कहना था हमें पता है कि वो किस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन चेयरमैन का कुछ अलग ही पर्सपेक्टिव था। जब चेयरमैन वापस इस रैंकर को कहते हैं कि अगर तुम्हें याद ना तुम्हें बता दूं कि आखिर इन वॉल्स को क्यों बनाया गया था, ये टावर में एक सिंबल है शांति का और कोएग्जिस्टेंस का, जो कि एक लंबे चलने वाले युद्ध के बाद शांति रूप में बनाया गया था ताकि युद्ध की समाप्ति हो सके, जो कि जहाद और उसके अपोजिशन के लोगों के बीच में लड़ा गया था, जो कि खासकर वो लोग थे जो कि जहाद के किंग बनने पर खुश नहीं थे उस टाइम पर। और इतना ही नहीं, खुद किंग जहाद ने प्रॉमिस किया था कि आने वाले किसी भी समय में वो इस वॉल के ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेंगे, और इसके बदले में वो लोग जिन्होंने जहाज से फाइट किया था उस समय पे, उन्होंने भी ये प्रॉमिस किया था कि कैसे वो भी जहाज से तब तक युद्ध नहीं करेंगे दोबारा जब तक ये दीवार खड़ी रहेगी। और इतना ही नहीं,
नहीं, साथ के आर्मी के भी जो उस समय के ब्रेवेस्ट वॉरियर थे उनको भी इस दीवार के अंदर सील किया गया था, और अगर इस दीवार को तोड़ा जाता है तो सभी पावर्स अनलीश हो जाएगी इस टावर के अंदर। लेकिन आर्मी का जो रैंकर था वो सीधे ही जवाब देता है कि जो किंग और 10 ग्रेट फैमिली लीडर्स हैं वो वापस से केओस चाहते हैं पूरे टावर में, और उसके लिए सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिंगल हैंडेडली, वो खुद है फग, या जिस FUG के नाम से भी जाना जाता है। वही दूसरी तरफ में वॉल के बाहर में उस एरो को फाइनली लैंड करते दिखाया जाता है जिसको एल्डर ने छोड़ा था यामा को लेकर। चेयरमैन भी इस चीज को नोटिस कर लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि बोला अब यहाँ पे कौन आ गया, और उन्हें ये चीज देख के जानने में जा देने लगती कि वहाँ पे कोई पावरफुल बीइंग आया था। हमें पता है वो कोई और नहीं बल्कि स्लेयर यामा था, जो कि एकदम से टेलीपोर्ट होने की वजह से सोच रहा था कि भला मैं कहाँ आ चुका हूँ और ये जगह कौन सी है, जब अपने सामने काफी सारे वॉरशिप को देख रहा था। वही बैटलशिप भी अब इनको नोटिस कर लेती है, यानी कि यामा की प्रेजेंस को, जहाँ में दिखाया जाता है एक बैटलशिप को जिसका नाम था अकीला। और इस वॉरशिप का जो कंपनी कमांडर था वो अपने स्क्वाड्रन कमांडर को रिपोर्ट देता है कि कैसे यहाँ के चेयरमैन को एडवाइस देने के बाद भी वो इस जगह को एवोक्यूएट करने के लिए रेडी नहीं है, यानी कि जगह को खाली करके छोड़ के जाने के लिए, और वो इस वॉल को डिफेंड करना चाहते हैं अपने मरते दम तक। और इतना ही नहीं, इसके वजह से जब युद्ध चालू हुआ 2 दिन में तो सिविलियन कैजुअलिटीज भी काफी ज्यादा होने वाली हैं, जिसको शायद वो लोग अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें क्या करना चाहिए, जब हम देखते हैं कि इस रैंकर को जवाब में कुछ अजीब सी चीज सुनने को मिलती है जो कि काफी खुफिया बात थी, और वॉल के अंदर से किसी स्पाई ने निकाली होगी जो बताता है कैसे चेयरमैन में कुछ खास ही लोग हैं जो कि इस वॉल को डिफेंड करना चाहते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि उस जगह को खाली कर जाना चाहते हैं, यानी कि इस फोर्ट्रेस को, जो कि खास कर अनहैप्पी है चेयरमैन के डिसीजन को लेकर। और यहाँ फाइनली हमें इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है इस स्क्वाड्रन कमांडर से, जो कि ज़ात की 5th स्क्वाड्रन कमांडर का आर्मी था। और यहाँ हमें फाइनली इस नए स्क्वाड्रन कमांडर से भी इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है जो कि 5th स्क्वाड्रन का कमांडर था ज़ात की आर्मी में। और हमें पता लगता है इसका नाम कुछ और नहीं बल्कि लोपोबिया यास्ट्रा है, जो अपनी आर्मी वाले को ये एडवाइस देता है कि कैसे उनको कुछ इस तरह का प्लान यूज करना चाहिए जिसकी वजह से जो वॉल है इनसाइड से कोलैप्स कर जाए और सारा ब्लेम चेयरमैन पे आ जाए, ताकि उन्हीं की वजह से जो कैओस है वापस चालू हुआ है। और अभी के लिए उनकी आर्मी को सिर्फ वॉल को कवर करने के लिए अच्छे से ऑर्डर कर देता है। वही दूसरी तरफ वापस से केज की बैटल को दिखाया जाता है जहाँ पे बैम ने जो फाइनल अटैक किया था गार्डो को, ताकि उसके पैर काम ना सके उसे बचाने में। हम देखते बैम को दूसरी डायरेक्शन में जाते हुए, गार्डो ऐसा करते देखकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है किस लिए कैंडिडेट तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। जो कहने के बाद ही गार्डो वापस से बैम के रास्ते आने की कोशिश करता है, लेकिन हम एक और अजीब सा अटैक को देखते हैं जो किसी और ने नहीं बल्कि जॉर्डन ने किया था, जहाँ गार्डो एक तरफ से रोकने की कोशिश कर रहा था बैम को, चाहे उसकी हालत कितनी खराब हो। वही दूसरी तरफ कैनजॉन और जॉर्डन दोनों मिलकर गार्डो को बार बार रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक करे थे। वही बैम फाइनली काफी क्लोज पहुंच जाता है डूम के, जहाँ समझाता है रिलैक्स, मैं तुम्हें यहाँ पर किसी तरह से हार्म करने नहीं आया बल्कि तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। जब हम देखते डूम जो काफी पेन में था उसे कहता है शट अप, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, खासकर तुम्हारे जैसे गॉड डैम रिग्रेट से। जब बैम को एकदम से लोपोविया यास्ट्रा नाम चिल्लाते हुए देखते हैं, जो सुनकर डूम एकदम से सरप्राइज हो जाता है। वही बैम एक्सप्लेन करता है कि बोला उसे ये नाम कैसे पता लगा, जहाँ वो बताता है कैसे जब डूम ने फोर्स अवेकनिंग करने की कोशिश की थी बैम को लेकर, जहाँ उसे कैन बनाना चाहता था, उस समय उसे ग्लिम्स मिला था किसी पास्ट के इवेंट का जो कि डूम के साथ हुआ था, जहाँ पे वो कैन पीपल को पहले तो उतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करता था, लेकिन डूम की मेमोरीज काफी अच्छे से यहाँ पे बैम को दिखाई दी थी, जहाँ पे उसे पता लगा था कैसे डूम को भी ग्रज है 10 फैमिली लीडर्स को लेकर। और बैम यहाँ पे डूम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मैं भी ज़ात से फाइट कर रहा हूँ और इसीलिए हमारा जो एनिमी है वो एक ही है, और इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ इस एक बार के लिए मुझ पे थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखो। जब फाइनली बैम को मौका मिलता है यहाँ पे डूम के हार्ट पर अपना हाथ रखने का, जब बैम को ये तो पता ही था कि आगे इसकी स्किल कैसे काम करती है, यानी कि स्पेल को किसी तरह से ब्रेक करना या कम्प्लीटली यूजलेस बना देना। जब अपनी आंखें बंद करके फोकस करने की कोशिश करता है कि उसका कोई भी पार्ट ऐसा है यानी कोई पावर जो कि ये चीज करती है तो प्लीज एक्टिवेट हो जाए। और सरप्राइजिंगली हम डूम को देखते हैं कि उसे विश्वास नहीं होता कि जो पेन उसे हो रहा था वो एक्सट्रीम पेन वो एकदम से गायब हो गया। जहाँ गार्डो जो कि जस्ट इनके थोड़े से पीछे था वो चिल्लाते हुए यहाँ पे आता है कहते हुए कि तुम्हें अभी नहीं जागना चाहिए था, तुम्हें तो एक पपेट किंग बनना चाहिए था उस स्पेल की वजह से, और जो कैन पीपल है उन्हें तुम्हारा जैसा राजा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए।
जब डूम को सर में नहीं आ रहा था कि वाला गार्डो ये सब क्या बड़ा रहा है, लेकिन गार्डो कहना था कि मैं एक बढ़िया वर्ल्ड बनाऊं कैन पीपल के लिए, जहाँ पे मेरा बेटा लुई उसके जैसे लोग भी एक्नॉलेज किए जाएंगे एज अ फेलो कैन पर्सन। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे कैन पीपल अपनी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं, अपने ब्लड लाइन की वजह से नहीं जाने जाएंगे, बल्कि सभी को इक्वल ट्रीट किया जा सके। लेकिन सैडली हम जानते हैं डूम कोई अच्छा आदमी तो है नहीं। हम देखते हैं कैसे वो गार्डो को एक पल के अंदर ही खत्म कर देता है। जादू में करने के बाद गार्डो कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम किस तरह के वर्ल्ड को बनाना चाहते हो कैन पीपल को लेकर, लेकिन तुम्हें वापस एक बार सोचना चाहिए बोलने से कि तुम कैन पीपल की डेस्टिनी को कंट्रोल करोगे। और जो कैन पीपल है उनकी डेस्टिनी ये है कि वो डोमिनेट करे कंपटीशन से और स्ट्रेंथ से, और ये चीज तो मैं भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद कैन पीपल थे जिन्होंने इस तरह की सोसाइटी को खुद चूज किया था। और तुम इसे बदलना चाहते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि पर्सनली तुम इस चीज को नहीं मानते। जहाँ डूम की बात खत्म होने से पहले हम देखते गार्डो जमीन पे गिर गया था, जो उसे काफी फेटल डैमेज हुआ था, जो अटैक डूम ने लास्ट टाइम किया था। जहाँ गार्डो मरते मरते कहता है, स्लेयर कैंडिडेट, मैं तुम्हें इस बैटल से पहले प्रॉमिस किया था कि डेंग डेंग का रियल आर्ट कहाँ है ये बता दूंगा, तो क्या तुम जानना चाहते हो। जब हम गार्डो की बात सुन रहा था वहीं पे गार्डो रिवील करता है कि जो डेंग डेंग का रियल हार्ट है वो किसी और के नहीं बल्कि लुई के चेस्ट में है, यानी कि उसके हार्ट की वजह से लुई की जान बच पाई। और गार्डो ने बहुत लंबे समय पहले लुई की जान बचाने के लिए डेंग डेंग का हार्ट अपने बेटे को दे दिया था, और लुई उसका रियल सन है। और यह बैम अगर चाहे तो लुई की हार्ट को वापस लेकर डेंग डेंग को वापस कर सकता है, जब शायद डेंग डेंग की जान बच जाएगी, लेकिन इसके वजह से लुई मारा जाएगा। और उस समय मैंने डेंग डेंग की जगह लुई को चूज किया था क्योंकि वो मेरा बेटा है। और अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको चूज करते हो उन दोनों में से, क्योंकि मेरे को मानना था कि यही मेरी डेस्टिनी है, लेकिन अब तुम्हें बताना पड़ेगा, मुझे आंसर करना पड़ेगा कि तुम कैसे चूज करोगे इन दोनों में से। क्या तुम लुई को मार दोगे डेंग डेंग को बचाने के लिए। और ये एकमात्र रीजन था जिसकी वजह से मैंने सारे कैन पीपल को लीड किया डूम की तरफ, ताकि अपने बेटे की जान बचा सकूं। और मैं कर भी क्या सकता था भला, केज की सिस्टम को लेकर मैं इतना पावरफुल नहीं था कि चैलेंज कर सकूं यामा और डूम जैसे लोगों को। और अगर मैंने इतना ही गलत किया तो बताओ तुम क्या करोगे। और अगर तुम डिसीजन ये लेते हो कि तुम लुई की जान देकर डेंग डेंग को बचाओगे, तो भला तुम मेरे से अलग कैसे हो। जब मैं फाइनली कुछ साल पहले के पास्ट इवेंट दिखाए जाते हैं, जहाँ एक टाइम पर डेंग डेंग जो काफी छोटा था अपने फादर यानी कि गार्डो से उस समय रिक्वेस्ट करता है कि कैसे लुई उसका फ्रेंड है। और क्योंकि लुई प्योर ब्लड नहीं है, यानी कि हाफ ह्यूमन हाफ कैनिन है, तो इसके से दूसरे कैनिन बच्चे लुई को बहुत परेशान करते हैं और बुली करते हैं। जब गार्डो इस बात को सुन के काफी खुश हुआ था इस रिक्वेस्ट को लेकर, जहाँ कहता है डेंग डेंग को कि वो ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। लेकिन इसके बदले में उसने डेंग डेंग से एक रिक्वेस्ट और की थी, जहाँ वो कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगी तो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करोगे, ताकि तुम उनकी मदद कर सको जो तुमसे वीक है। जब लुई भी सारी बातें सुन रहा था, और वो भी उस समय एक छोटा बच्चा था, जहाँ पे वो लॉर्ड गार्डो को थैंक्स भी करता है। जहाँ गार्डो उस टाइम खुल के तो बोल नहीं सकता था कि उसका रियल फादर है, लेकिन उसकी तारीफ करते कहता उसे काफी अच्छा लगता है कि उसका बेटा और लुई काफी अच्छे फ्रेंड हैं, में तो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने रहे। और प्रेजेंट में जब यहाँ पे गार्डो अपनी आगे सांसें गिन रहा है, उसे अपने जीवन के सारे इंपॉर्टेंट पल याद आ रहे हैं। उसकी आंखों के सामने उसे सारे दृश्य दिखते हैं, जहाँ पे वो फाइनली माफी मांगता है डेंग डेंग से और लुई दोनों से ही। वही दूसरी तरफ यामा, जो कि वॉल ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस के पास खड़ा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भला उस एल्डर ने इसे भेज कहाँ दिया। वही हम देखते उस रैंकर को, जो कि थोड़ी देर पहले चेयरमैन को वार्निंग दे रहा था, वो भी यामा को देखकर सोचता है कि ना ये कौन है, क्या है कोई हाई रैंकर है, लेकिन ये एकदम से नोवेयर एकदम से टेलीपोर्ट कैसे हो गया वाला। वही दूसरी तरफ यामा, जो कि अपने आसपास की सराउंडिंग को देखकर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, उसे एक वॉल दिख जाती है, तो देखने के बाद ही वो समझ जाता है कि पक्का ही वॉल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले एल्डर बैटल में इससे बात कर रहा था। वे हम देखते एक ऑब्जर्वर को, जो कि यामा को देखने आया था, उसमें से आवाज आती है कि तुम्हारे कान, क्या तुम गलती से कोई कैन पर्सन हो, और क्या खेल इलम ने तुम्हें भेजा है। तो यामा इस एल्डर का नाम सुनते ही भड़कते हुए कहता ऑब्जर्वर में कि बोला तुम जानते हो खेल इलम कौन है, और अगर तुम उसको जानते हो तो उसे तुरंत कॉल करो, उस बास्टर्ड को बताओ, ताकि वो यहाँ से मुझे वापस लेकर जाए, क्योंकि अगर उसने इस समय मुझे केज में वापस नहीं भेजा तो मैं उसे कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा, और उसके बाद जो होगा वो कोई नहीं जानता।
और यामा यही नहीं रुकता, वो ऑब्जर्वर में से जो भी इंसान सुन रहा है जिसे बिना जाने वो ये भी धमकी देता है कि यार तुमने मेरी बात नहीं मानी और किलेरम को नहीं कांटेक्ट किया मुझे यहाँ से वापस ले जाने के लिए, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला। जहाँ में पता लगता है कि ऑब्जर्वर किसी और का नहीं बल्कि चेयरमैन का था। और ऐसी बातें सुनकर यहाँ पे वो और परेशानी में पड़ जाता है कि शायद जो लॉर्ड किलेरम है वो कई इस तरीके से कैन पीपल के ऊपर टेक ओवर नहीं कर पाए। जहाँ इस पूरे समय यामा लगातार धमकियां देते जा रहा था, वही चेयरपर्सन समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन उसके सामने है ये पक्का कोई ऐसा वैसा बंदा तो नहीं है बल्कि रियल पावरफुल कैनिन है। लेकिन यहाँ पे चेयरमैन को एक बात और पता थी कि शायद किलेरम ने उसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन यानी कैनिन है तो पक्का लॉर्ड ने उसे यहाँ पर भेजा होगा। लेकिन बोला उसे यहाँ पे क्यों भेजा गया है, आगे इसमें ऐसी क्या खास बात है। इसी बीच हम देखते एक वॉरशिप को काफी क्लोज आते हुए यामा की, जो कि ज़ात के आर्मी को बिलोंग करता था, और यहाँ से आवाज आती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं है, ये जगह एरिया पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को बिलोंग करती है, तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब यामा इस बात सुन कहता है कि मैं तो वैसे भी जा ही रहा था यहाँ से, लेकिन हम देखते इस रैंकर को पूछते हुए कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, जिस पर यही सेम क्वेश्चन यामा भी इनसे पूछता है, जिस पे बंदा इंट्रोड्यूस कराते बताता है कि वो कंपनी कमांडर है 2nd डिवीजन का 5th स्क्वाड्रन ज़ात की आर्मी से, और वो लोग यहाँ पे रॉयल ऑर्डर्स की वजह से आए हैं, यानी कि वो ऑर्डर जो कि खुद किंग ज़ात ने दिए थे। और यहाँ पे बंदा ये भी कहता है कि अगर सही में ये जो सामने इनके पर्सन खड़ा है वो यहाँ से जाना चाहता है तो इसका बैकग्राउंड चेक करने के बाद वो इसकी हेल्प भी करेंगे यहाँ से जाने में। यहाँ जैसी ज़ात आर्मी सुनता है और उसका माथा ठनक जाता है और उस सीधे वॉरशिप के ऊपर आते हुए कहता है क्या तुमने अभी ज़ात की आर्मी कहा। फिर हमें वापस से लोपोविया यास्ट्रा भी दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते एक अजीब सी क्रिएचर को जो कि गोड से काफी सिमिलर था, और ये भी एक बंदा रैंकर था जो कि काफी तारीफ कर रहा था जैसे राजा महाराजा की जाती है कि कैसे बिहोल्ड इज ग्लोरी एंड बाउ बिफोर हिम। जब पहले तो देखने में ऐसा लगता है जैसे पर्सन बहुत ज्यादा लॉयल है इस यास्ट्रा पर्सन को लेकर, लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज हम ये देखते हैं कि इस पर्सन की आंखों से आंसू गिर रहे थे और अपने दांत भींच रहा था गुस्से में, जब मन में सोच रहा था कि शायद मैं किसी दिन इसको मार सकूं, चाहे मेरे जीवन का आखिरी काम ही क्यों ना हो। लेकिन इस मोमेंट पे हम देखते हैं यास्ट्रा को एकदम से एक्टिव होते हुए, जो कि कहता है कि शायद मेरी सेंस मुझे गलत बता रही है, लेकिन आसपास शायद कोई डॉग यहाँ पे आ चुका है जो कि सही में पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है वॉल के एक दूसरे एरिया में, जब हम काफी इंटरेस्टिंग पर्सन को देखते हैं। और अगर आपको याद हो एल्टेन के एंड की बैटल, तो उसका जो सबसे बड़ा मेन विलन था या कहीं ऐसा बंदा जिसको लेकर बैम ने कसम खाई थी उसको अवेंज करने के लिए ताकि अपने मास्टर का बदला ले सके, यानी कि कोई और नहीं खुद हाई रैंकर कालावान वो भी यहाँ आ चुका है, जो कि दूर से इस वॉल को देखते हुए सोचता है कि ये शांति के प्रतीक ये कुछ नहीं बल्कि आने वाले युद्ध के बीज होते हैं, और किंग ज़हात को अपोज करने वाले बेवकूफ लोग ये सही में काफी स्टूपिड नाम लेकर आए हैं इस वॉल के लिए। और ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ जाता है इस वॉल की तरफ कि कैसे वो कितना एक्साइटेड है और वेट नहीं कर सकता है स्टूपिड वॉल को तोड़ने से पहले, जिसके साथ ही इसी नोट पर ये चैप्टर यहीं पे ओवर हो जाता है। जहाँ इस चैप्टर में और इस एक्सप्लेनेशन में हमें काफी सारी चीजें रिवील की गई, जैसे कि वो वॉर आखिर क्या है जिसके बारे में किलेरम इतना परेशान था और पूरे केज को लेकर उसने ये पूरा तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। वही हमें गार्डो के बारे में पता लगा उसके रियल इंटेंशंस क्या थे उसके मरने से पहले, आके उसने सारी चीजें क्यों की और उसने गद्दारी क्यों की यामा के साथ। वही हमें कुछ और इंटरेस्टिंग पर्सन भी दिखाए गए जैसे कि लॉर्ड यास्ट्रा जिसको हमने डूम के मेमोरीज में देखा था, लेकिन आखिर लॉर्ड यास्ट्रा जो कि लोपोविया का एक रैंकर है, और साथ ही डूम और यामा इनका बोला आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। और ये सब तो चीज ठीक है, लेकिन बोला यहाँ पे कालावान क्या कर रहा है जिसने पहले बैम से उसके मास्टर को छीन लिया था, वो वापस से बैम को परेशान करने के लिए भी आने वाला है, क्योंकि हो ना हो बैम भी इस वॉल ऑफ एग्जिस्टेंस पे जल्दी आएगा। और उसके बाद के इवेंट्स कैसे अनफोल्ड करेंगे ये जानने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, और आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो की, इसके लिए आपको बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा। साथ ही वीडियो पसंद आ रही हो तो मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को, और तब तक देखते रहिए एनीमे बाकुतो की दूसरी वीडियोस को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय गाइस।